यस हेलो स्टूडेंट, आज अपन माइक्रोवेव में इससे जो प्रीवियस क्लास थी उसमें अपन केविटी रेजोनेटर, रेक्टेंगुलर केविटी रेजोनेटर के बारे में कंप्लीट डिस्कस किया था। आज अपन सर्कुलर रेजोनेटर केविटी, सिलेंड्रिकल केविटी रेजोनेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। इज द पार्ट ऑफ द सर्कुलर वेवगाइड ऑफ दिस एंड इज शॉट बाय द कंडक्टर प्लेट। मतलब सिलेंड्रिकल रेजोनेटर केविटी एक जो सर्कुलर वेवगाइड होती है उसके फाइनाइट लेंथ को कट करके उसके दोनों एंड्स को किसी मेटेलिक सरफेस से बंद कर दें तो वो सिलेंड्रिकल रेजोनेटर केविटी कहलाती है। केविटी तो हॉलो स्पेस है इसलिए बोलते हैं कि ये पार्ट है। पहले जब अपने सर्कुलर वेवगाइड के बारे में पढ़ा था तो उसकी लेंथ को मेजर नहीं किया था, बट देयर डिफाइंड ऑफ दिस मैथ अलोंग टू जेट एक्सिस डी, और उसमें स्टैंडिंग वेव पैटर्न के द्वारा मतलब एंड्स आर द शॉर्ट, रेडियस ऑल्सो भी लेट आर इजकल टू ए, अलाइन अलोंग टू जेट एक्सिस। इसकी लेंथ किधर है, पहले स्टार्ट में अपन एज्यूम कर लेते हैं कि जो एक सिलेंड्रिकल केविटी रेजोनेटर है उसकी लेंथ है अलोंग टू जेट एक्सिस और उसका जो क्रॉस सेक्शन है इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो अपन जो इफ रेडियस हो द आर ए, बट इन द एज्यूम इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में अपन रिसोल्व इसका सिंप्लीफिकेशन होगा। बस फर्क इतना ही है कि जो कल अपने रेक्टेंगुलर रेजोनेटर केविटी का डिस्कस किया था उसके अंदर अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एनालिसिस किया था। यहां पर अपन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट एनालिसिस करेंगे। ऑपरेटिंग प्रिंसिपल सेम है, एप्लीकेशन सेम मोड में है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग और जो अपने पास का जंप मोड या अपने जो प्रोपोगेशन की जो अपन रेट कह सकते हैं, गाइड वेवलेंथ कह सकते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक वो डिफरेंट होगी, लेकिन एनालिसिस का टास्क स्टेप सेम होगी, लेकिन मोड अलग होगा। अपना मोड का मतलब पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मोड था और आज अपन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट मोड में इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले सिलेंड्रिकल केविटी रेजोनेटर को डिफाइन कर देते हैं। पहले डायरेक्ट क्वेश्चन ही मान लो अपना सिलेंड्रिकल केविटी रेजोनेटर का आता है तो भी अपन कुछ केविटी पहले रेजोनेटर के बारे में बता देते हैं कि रेजोनेट सर्किट्स क्या होते हैं, एलसीआर सर्किट होते हैं, और उनका अपन हाई माइक्रो फ्रीक्वेंसी रेंज के ऊपर जो होलो मेटेलिक ट्यूब्स जिसके जो एंड्स है वो भी क्लोज होते हैं उनको अपन केविटी रेजोनेटर बोलते हैं, आर इक्विवेलेंट टू एलसीआर सर्किट। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के रूप में एनर्जी स्टोर होती है। एलसीआर सर्किट के अंदर कैपेसिटर इंडक्टर पर एनर्जी स्टोर होती है। लॉस किसमें होती है, रेजिस्टेंस से। तो यहां पर अपना जो केविटी रेजोनेटर है उसमें इसकी वाल्स है वो लॉस का काम करती है। ठीक है, और अपने पास यहां इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में जो एनर्जी स्टोर होती है वो कैपेसिटेंस का काम करती है, और जो मैग्नेटिक फील्ड के रूप में एनर्जी स्टोर होती है वो इंडक्टेंस का काम करती है। तो अपन सिलेंड्रिकल केविटी रेजोनेटर एक सिलेंड्रिकल वेवगाइड का फाइनाइट पार्ट है, जेट बराबर डी लेंथ का मान लिया, और वो जेट एक्स के अलोंग है। तो उसमें सिग्नल एक्साइटेड किए गए हैं। सिग्नल दो टाइप के एक्साइटेशन होता है, इलेक्ट्रिक एक्साइटेशन और मैग्नेटिक एक्साइटेशन। तो इसमें दो मोड के अंदर सिग्नल्स प्रोपोगेट होते हैं जो एनर्जी को कैरीज करते हैं, लेकिन इसमें तो वेव अलोंग टू पॉजिटिव जेट एक्सिस जाके एंड से रिफ्लेक्ट होकर स्टैंडिंग वेव पैटर्न बनाएगी। तो अपन वो पार्ट भी इसमें इंक्लूड करेंगे वेवगाइड के अलावा। तो देखिए अपन ने एज्यूम कर ली वेवगाइड, तो अपन लेट इन टीएम मोड, लेट इन टीएम मोड signals excited in cylindrical cavity रेजोनेटर। किस मोड के अंदर सिग्नल एक्साइटेड कर रहे हैं अपन, टीएम मोड में, बाय मींस
इसका क्या मीन्स होता है कि एज जेट इज इक्वल टू 0, ई जेट इज इक्वल टू नॉट 0। तो प्रोपोगेटिंग फील्ड बाय रिफ्लेक्शन मेक द स्टैंडिंग वेव field component is Ez. Then by for this field component propagation wave equation del square Ez is equal to gamma square Ez। ठीक है, केवल क्या करना है, इसको Ez का सॉल्यूशन निकालना है अपनों को। जहां इसके अंदर प्रोपोगेटिंग जो फील्ड है, स्टार्ट में स्टैंडिंग वेव पैटर्न कहां से बन रहा है, जेड डायरेक्शन में, जिसको प्रोपोगेटिंग फैक्टर गामा जी इन गाइड वेवलेंथ के अंदर गाइड प्रोपोगेशन कांस्टेंट के रूप में डिफाइन करना है। ठीक है, तो इस इक्वेशन का एक्सपेंशन अपन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में करें तो डेल स्क्वायर को वो H1 H2 H3 वाला फॉर्मूला क्या होता है कि एक डेल स्क्वायर को ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है 1/H1 H2 H3। ठीक है, पहला पार्ट आता है डेल अपॉन डेल U1 H2 H3 H1 डेल अपॉन डेल U1। दूसरा डेल अपॉन डेल U2 H1 H3 H2 डेल अपॉन डेल U2। तीसरा कंपोनेंट डेल अपॉन डेल U3 H1 H2 H3 डेल U3। तो इसी को फॉलो करते हुए मैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए वो भी लिख देता हूं कि फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम U1 U2 U3 रो फाई जेड, तो R फाई जेड में लेंगे अपने यहां। दूसरा H1 H2 H3 1 रो 1 होता है, यहां 1R1। ठीक है, तो मतलब ये फेनोमेना यूज करके अपन इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। किसको, डेल स्क्वायर इजेड गामा स्क्वायर इजेड फंक्शन को, ताकि अपन फिर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसका सॉल्यूशन कर सकें। तो डेल स्क्वायर की जगह 1/R आ जाएगा, H1 H2 H3 डेल U तो डेल अपॉन डेल R H2 H3 R, तो यहां आ जाएगा R। डेल EZ प्रोपरेट है तो EZ अपॉन डेल R, फर्स्ट टर्म कंप्लीट। सेकंड फाई तो डेल अपॉन डेल फाई, H1 H3 1 1 तो 1/R डेल EZ अपॉन डेल फाई। थर्ड में डेल अपॉन डेल U3 तो H1 H2 R हो जाएगा, R डेल U3 कंपोनेंट रो फाई जेड हो गया तो जेड कंपोनेंट EZ। ये कंप्लीट नंबर का रिप्रेजेंट हो गया, इजकल टू गामा स्क्वायर
ई जेड। ठीक है, अब इसको एक बार रिसोल्व कर लो अलग अलग टर्म से आर से। तो यहां फाई डिफ्रेंशिएशन है तो आर बाहर आ जाएगा, इंडिपेंडेंट है, जेड से भी आर इंडिपेंडेंट है, बाहर आ जाएगा। 1 अपॉन आर डेल अपॉन डेल आर, आर डेल ई जेड अपॉन डेल आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल स्क्वायर ई जेड डेल फाई स्क्वायर, प्लस वहाँ कैंसिल हो जाएगा, डबल डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा ई जेड जेड स्क्वायर इजगल टू गामा स्क्वायर ई जेड। तो डेल अपॉन डेल जेड स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर इजकल टू गामा जी स्क्वायर लिख सकते हैं, जो प्रोपोगेटिव फैक्टर के बेस पर है। तो अपने पास ही आ जाएगा 1 अपॉन आर डेल अपॉन डेल आर, आर डेल ई जेड अपॉन डेल आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल स्क्वायर ई जेड अपॉन डेल फाई स्क्वायर प्लस गामा जी स्क्वायर ई जेड इजकल टू गामा स्क्वायर ई जेड। और गामा स्क्वायर फ्री स्पेस प्रोपोगेशन कांस्टेंट है, गामा जी गाइड प्रोपोगेशन कांस्टेंट है, गाइड जो अपने पास वेव गाइड है जो, ठीक है, उसके इनसाइड का वेव फंक्शन। इन दोनों को एक तरफ ले लें, डेल आर 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल स्क्वायर ई जेड डेल फाई स्क्वायर इजकल टू गामा स्क्वायर गामा जी स्क्वायर ई जेड। ये किस टाइप की इक्वेशन आ गई? वो इस सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, ये दो वेरिएबल की है आर और फाई। अपनी प्रोसेस क्यों कर रहे हैं? यहां इसका फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन कंपोनेंट इजेट निकालना चाहते हैं एक तो, ठीक है, दूसरा से कंडीशन से रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना चाहते हैं। इसको इक्वेशन 1 दे दूं, यूजिंग सेपरेशन वेरिएबल मेथड लेट ई जेड इजकल टू कैपिटल आर फंक्शन, कैपिटल फंक्शन ऑफ वेरिएबल स्मॉल ई की पावर माइनस गामा जेड, प्रोपोगेटिव फैक्टर तो होगा ही होगा, वो तो हर किसी के साथ अपने पास ई की पावर माइनस गामा जी जेड, तभी तो अपने गामा जी स्क्वायर डेल पॉइंट डेल जेड स्क्वायर गामा जी लगती है। इसी की वैल्यू अपन फाइंड आउट करना चाहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो देखो इसकी वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करके इसी का डिवाइड दे देते हैं, इसकी वैल्यू इसमें रखें तो देखो लास्ट वाले दोनों फैक्टर्स तो इंडिपेंडेंट है आर से, बाहर आ जाएंगे, केवल कैपिटल आर बचेगा डिफरेंशिएशन में। और जब इसका डिवाइड देंगे तो फाइव ई की पावर माइनस कैंसिल हो जाएगा, केवल आर कैपिटल आर का बच जाएगा,
तो कैपिटल आर फंक्शंस रिमेन हो गया, स्मॉल आर फंक्शन अपने पास है, डेल अपॉन डेल आर है, आर डेल कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, ये फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म में फाइव वेरिएबल है तो कैपिटल आर बाहर आ जाएगा, जब डिवाइड लगेगा उस फंक्शन का तो कैपिटल आर तो कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल फाइव टर्म बचेगी। डेल आई स्क्वायर इजकल टू अपने पास क्या है, गामा स्क्वायर गामा जी स्क्वायर, वहां कांस्टेंट ई जेड की वैल्यू देके वैल्यू का डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। अपने ई जेड का ही तो क्या रखा है, मान रखा है, ई जेड का क्या दिया है, डिवाइड दिया है, तो कांस्टेंट तो अपने पास फंक्शन लेस हो जाएगा। तो देखो इस एक्सप्रेशन के लेफ्ट साइड में जो दो टर्म्स हैं आर इंडिपेंडेंट ईच अदर, सो इक्वली सेपरेटली इक्वल टू कांस्टेंट सेटिस्फाई दिस कंडीशन ऑफ इक्वेशन। मतलब अपन दोनों को सेपरेटली कोई कांस्टेंट के इक्वल मान सकते हैं जो इस इक्वेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो अपन इस फर्स्ट टर्म को कोई अपने हिसाब से अपना एक वेरिएबल रख रहे, इस सेकंड टर्म को इस टाइप से मानेंगे रिमेनिंग इक्वेशन है वो अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाए। तो देखो लेट 1 अपॉन, पहले इसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो, तो यहां आर स्क्वायर है। अब ये मिड वाली टर्म केवल इंडिपेंडेंट बची आर की, अब फर्स्ट और लास्ट आर की फंक्शन हो गई। ये डेल स्क्वायर कैपिटल फाइव स्मॉल फाइव स्क्वायर इजकल टू माइनस एन स्क्वायर। ये अपने डिजायर फंक्शन एन क्यों माना है कि बाद में अपन इसका सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो वो स्पेशली मोड टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो जाएगी ताकि इसका सॉल्यूशन अपन उसका पॉलिनोमियल फंक्शन ले लेंगे। स्पेशल टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब अपन कुछ इक्वेशंस के बारे में एनालिसिस करते हैं जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, लेजेंड्रे, एसोसिएट लेजेंड्रे इक्वेशन, बेसल इक्वेशन, हर्माइट इक्वेशन, लागेर इक्वेशन। तो इन सब इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अपने इस टाइप का कांस्टेंट एज्यूम किया है। तो इसको इक्वेशन में 2 दे दूं, इसको दे दो 2, इसको इक्वेशन 3 दे दो। अब ये इक्वेशन 4 एज्यूम कर लिया। 4 का सॉल्यूशन कैपिटल 5 सेपरेट निकालेंगे, 4 की वैल्यू इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो पहले इक्वेशन 4 की वैल्यू 3 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं और इधर ट्रांसफर कर लेता हूं उनको, कैपिटल आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आर कैपिटल आर डेल अपॉन डेल आर, आर कैपिटल आर डी आर माइनस एन स्क्वायर, इस साइड में उनको लाएंगे तो भी वो क्या हो जाएंगे प्लस गामा स्क्वायर गामा जी स्क्वायर इंटू उसके आर भी है आर स्क्वायर।
लेकिन वैल्यू फंक्शन क्या आएगी यहाँ नेगेटिव इजकल टू 0। ठीक, इसको उसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं अच्छी तरह। तो कैपिटल आर से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, और स्टैंडर्ड टाइप इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए कुछ अरेंजमेंट प्लस माइनस का भी मैं चेंज कर रहा हूँ जो सेम इसी इक्वेशन से हैं। कैपिटल आर से मल्टीप्लाई करने पर स्मॉल आर रह गया, यहाँ पर अपने पास आर भी है और डेल कैपिटल आर है, और डेल आर कैपिटल आर कौन स्मॉल आर, उसको मैं पॉजिटिव बनाना चाहता हूँ स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाने के लिए। तो इसको ऐसे लिख दूँ गामा जी स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर और माइनस एन स्क्वायर, दोनों से कैपिटल आर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इस कांस्टेंट को कोई अलग एक ही कांस्टेंट मान लेता हूँ, गामा जी स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, इसको तो कोई एच स्क्वायर है मानो। बाद में अपन ये अपने पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए कंडीशन रहेगी, जहाँ एच की वैल्यू निकाल लेंगे अपन और गामा जी की वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर अपने पास यहाँ क्योंकि गामा स्क्वायर इजकल टू क्या है माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन। तो एच और गामा जी की वैल्यू, दो वैल्यू निकालनी है अपन को। तो इसको अपन शॉर्ट में लिख लें स्मॉल आर डेल अपॉन डेल आर, आर डेल कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस एच स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कैपिटल आर इजकल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड एक बेसल टाइप फंक्शन इक्वेशन बन रही है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो ये टोटल एच आर को एक्स मान लें, तो एच आर को एक्स मानने पर ये एक्स के टर्म में ऊपर नीचे कैंसिल हो गई, ये तो सेम एक्स में बन जाएगी। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाएगी। इसका सॉल्यूशन एक बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन of this solution in polynomials, न्यूमॉन पॉलिनोमियल और बेसल पॉलिनोमियल होता है। तो कैपिटल आर बराबर कोई कांस्टेंट ए मान लेता हूं, एक बेसल फंक्शन एन ऑर्डर का, यहां एन इंटीजर है, और एच आर ये एक्स स्क्वायर माना जाता है टोटल, प्लस कोई कांस्टेंट वी न्यूमॉन फंक्शन एच आर। ये इसका पॉसिबल सॉल्यूशन है। इक्वेशन 3 का मतलब कैपिटल आर तो मान निकाल लिया अपन ने, लेकिन इसको अपन वेल डिफाइंड कंडीशन से लें कि अपने सिलेंड्रिकल वेवगाइड में आर बराबर 0 पर ये फाइनाइट फंक्शन होना चाहिए, जबकि आर बराबर 0 पर न्यूमॉन फंक्शन नॉट डिफाइंड या इनफिनिटिव। तो वेल डिफाइंड सॉल्यूशन के लिए अपने पास कांस्टेंट बी शुड बी 0, मतलब न्यूमैन फंक्शन टर्म्स इंक्लूड नहीं होनी चाहिए अपने वेल डिफाइंड कंडीशन सॉल्यूशन में। तो इसलिए सा जो सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन है वो है ए जे एन एच आर। क्यों लिया है कि बी एन, कि आर बराबर 0 पर न्यूमॉन फंक्शन आर टेंस टू 0 हो जाता है, सॉरी इनफिनिटी, जो कि डिफाइंड नहीं है, इसलिए बी कांस्टेंट टेक टू 0। तो अपने पास वेलिंग सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज ए जे एन एच आर, मतलब बेसल फंक्शन ऑफ nth ऑर्डर एच आर। इक्वेशन 4 का सॉल्यूशन और निकालना, ताकि अपन इक्वेशन 2 में रखे इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना। रेस्ट इक्वेशन तो अपने पास ही आ गया।
मतलब अपने को सिलेंड्रिकल केविटी रेजोनेटर में फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन रेजोनेट फ्रीक्वेंसी के लिए डेरिवेशन करना है। तो रेजोनेट फ्रीक्वेंसी तो इस इक्वेशन से आ जाएगी, यदि गामा जीर एच आर अपन बाउंड्री कंडीशन से निकाल लें एच, ठीक है। और फील्ड अपन जब इक्वेशन 2 में वैल्यू कैपिटल आर फाई की रख दें तो अपने पास जो इक्वेशन आ जाएगा उससे अपन अदर रिमेनिंग कंपोनेंट है एच आर एच फाई या ई आर ई फाई, वो फाइंड करके अपन कंप्लीट फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए इक्वेशन 4, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 को मैं सिंप्लीफाई लिख देता हूं। पहले जो एसएसएम इक्वेशन बन रही है, डेल स्क्वायर फाई कट प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 0, जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी एन है। एक एसएसएम इक्वेशन है जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है, एन है। तो इसका सॉल्यूशन 2 साइन कोसाइन फॉर्म में होगा। तो ए बी तो ले लिया था अपने, सी साइन एन फाई डी कोस एन फाई। यदि इसको फाई सिमेट्रिक बनाना चाहते हैं, फाई बराबर एन पाई 2n पाई पर ये सेम वैल्यूज आए, तो अपन पास 2n फाई पर सिमेट्रिक थीटा माइनस फाई डैश पर कोई इंडिपेंडेंट हो, सिमेट्रिक हो, तो अपन इस कंडीशन में इसका सॉल्यूशन तय कर सकते हैं। वेल डिफाइंड कैपिटल फाई इजकल टू केवल c इजकल टू 0 ले लेते हैं, कोसाइन फंक्शन ले लेते हैं कोस एन फाई। ऐसा नहीं हो, अपन को कोई कंडीशन गिवन नहीं हो, तो अपन इन दोनों का जो c और d क्वेश्चन, इन दोनों का एक ही टाइप का फंक्शन बना सकते हैं। जैसे अपने पास पहले पे अपन साइन फंक्शन कोसाइन फंक्शन है, साइन c साइन d के फॉर्मूले आते हैं, तो इनको अपन इस टाइप से चेंज कर लें कि दोनों का कोई एक ही फॉर्म बन जाए, एक ही कांस्टेंट बन जाए, तो बना सकते हैं अपन एक्सपेंड करके। कई बार कहीं बुक्स में आपको जैसे यहां पर एन फाई है, एन फाई डैश दिया जाता है, तो एन फाई डैश देने का मतलब है इन दोनों का कमांड फॉर्म बनाया। मतलब यहां जो कैपिटल फाई बराबर सी एन फाई, एन का मतलब इंटू 1 2 3, तो इंटू लॉस सॉल्यूशन ए एन सी एन ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, प्लस टी कोस एन फाई। इसको अपन को कांस्टेंट ई लिख दें और कोस एन फाई डैश लिख सकते हैं। जब फाई डैश है वो अपने पास एक इंटीजर फंक्शन नहीं है कि अपन कोस एन फाई डैश का मतलब सी और डी का कोई कंबाइंड फंक्शन का फॉर्म है, जिसको अपन साइन सी साइन डी के फॉर्मूले से अपन उसको कंबाइंड रूप में कोसाइन फॉर्मूले में लिखते हैं। ठीक है, तो अपन यहां जो एक वेल डिफाइंड सॉल्यूशन से मैंने कोस एन फाई ले लिया, अदरवाइज अपने पास यहां जो है वो सी और डी का कंबाइंड फॉर्म कोस एन फाई डैश में बना सकते हैं अपन। तो मतलब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3 के जो वेल डिफाइंड सॉल्यूशंस है वो अपने पास क्या आ गए, तो ई जेड इजकल टू ई जेड इजकल टू कैपिटल आर की वैल्यू क्या रखेंगे, कोई कांस्टेंट ए और उसकी कांस्टेंट मान लो ई आ गई। बेसल फंक्शन जे एन एच आर और कोस एन फाई डैश ई की पावर माइनस गामा जी जेड। बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करके अपन इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एच की वैल्यू और अपने पास यहाँ गामा जी की वैल्यू, क्योंकि अपन को रेजोनेट फ्रीक्वेंसी का डेरिवेशन करना है।
तो देखिए अपन इस एजेट में कि गामा जेड डायरेक्शन में जो अपने पास सिलेंड्रिकल रेजन जो अपने केविटी रेजोनेटर है उसमें अलोंग टू पॉजिटिव जेट एक्सिस वेव वापस रिफ्लेक्ट होकर नेगेटिव जेट एक्सिस पर सुपरपोज होती है। तो मान लेते हैं कि अलोंग टू पॉजिटिव जेट एक्सिस एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेव इज ए प्लस एंड इन नेगेटिव ए माइनस। तो इसको अपन दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, मतलब यहाँ गामा जी को चाहे अपन बीटा ये इक्वेशन ई की पावर को अपन ऐसे लिख सकते हैं माइनस आइटा बीटा जी जेड, क्योंकि गामा इजगल टू प्रोपोगेशन के लिए आइटा बीटा जी होता है। तो इसका अपन ई जेड इजकल टू कोई कांस्टेंट तो अपन ए की ले लें, ए डैश बेसल फंक्शन एच आर कोस एन फाइ डैश ए प्लस ई की पावर माइनस आइटा बी जेड और यहाँ प्लस ए माइनस ई की पावर आइटा बीटा जेड। मतलब ये अलोंग टू पॉजिटिव जेट एक्सिस वेव फैक्ट पार्ट बता रहा है, ये अलोंग टू नेगेटिव जेट एक्सिस प्रोपोगेटिव वेव फैक्टर बता रहा है, वेव पार्ट बता रहा है। तो जेट एक्सिस में दो वेव्स का सुपरपोजिशन से स्टैंडिंग वेव बनती है। तो ये अपने पास इजेट का सॉल्यूशन। अब एक बाउंड्री कंडीशन यूज करते हुए एच और बीटा जी तो गामा जी अपन वैल्यू निकालेंगे। तो बाउंड्री कंडीशन क्या होती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के लिए कंडक्टर वाल्व पर एक बाउंड्री कंडीशन होती है कि कंडक्टर वाल्व्स होते हैं जो चालक सतह होती है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑलवेज जीरो होता है और मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट भी ऑलवेज क्या होता है, फ्री होता है, जीरो। तो अपने यहां इजेड है, ये जो दो कंपोनेंट है कौन कौन से, झुरी सिलेंड्रिकल सरफेस पर तो ये ऑलवेज जीरो होगा, लेकिन एट द एंड से पर अपन इसका एच आर कंपोनेंट या एच फाई कंपोनेंट निकालना है, एच आर या एच फाई कंपोनेंट निकालें जिसका रिलेशन अपन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस या विथ रेस्पेक्ट टू आर या फाई के रेस्पेक्ट, जैसे अपन मैक्सवेल इक्वेशन को थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन को पहले क्या करें, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करके उसके यूनिट वेक्टर कोएफिशिएंट का कंपैरिजन करके अपन ई आर ई फाई एच आर एच फाई का डेरिवेशन ई जेड के टर्म में कर लेते हैं और फिर ई जेड की वैल्यू वहां सब्स्टिट्यूट करके अपन इसे क्या निकाल लेते हैं, सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो वहां पर अपन सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए अपन जब डिफरेंशियल ऑर्डर करेंगे तो उसका डिफरेंशियल केवल आर के रेस्पेक्ट में ही होगा, तो आर वाला पार्ट ही चेंज होगा, जेड वाला पार्ट चेंज नहीं होगा। तो देखिए यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन, ठीक है, पहला फर्स्ट एट आर बराबर ए है रेडियस, तो सिलेंड्रिकल सरफेस है ये, ठीक है। सिलेंड्रिकल सरफेस के ऊपर इजेड जीरो होना चाहिए, टेंजेंशियल कंपोनेंट है, शुड बी। तो इस इक्वेशन में रखें तो देखो अपने पास जीरो इजेड ए डैश बेसल फंक्शन एच ए, अदर वाले कोई चेंज होंगे नहीं, कोस एंड फाइ डैश, जेड वाला भी एडिटिव रहेगा, ए प्लस ई की पावर आइटा बीटा जी जेड प्लस ए माइनस ई की पावर आइटा बीटा जी जेड।
तो देखो इसके अंदर अपन ए डैश तो अपना सॉल्यूशन यदि जीरो माने तो फिर पूरा इजेड ही सॉल्यूशन जीरो हो गया, तो नॉट पॉसिबल, कंफर्म। एन फाइव डैश यहाँ वेरिएबल है उस सरफेस 0 से 2 पाई तक, और जेड 0 से डी तक वेरिएबल है उस सरफेस पर। तो अपने पास इन जो 3 सर्कल टर्म्स आर नॉट कंसिडर जीरो, तो देन शुड बी जे एन एच ए इजगल टू क्या होना चाहिए, जीरो। तो देखो अपन यहां पहले बेसल फंक्शन के फिक्स वैल्यूज के ऊपर nth ऑर्डर इसका जीरो होता है, तो जो वैल्यूज है वो एच ए की वैल्यू अपन कोई एक्स एम एन वैल्यू में दे देते हैं। जे एन ऑर्डर पे भी डिपेंड करेगा, तो एन तो उसका ऑर्डर हो गया, एम जैसे 1 0 1 1 1 2 1 4 2 1 3 1 पॉसिबल वैल्यूज है। तो ये फाइनाइट कोई वैल्यूज होगी जहां पर इस फंक्शन की वैल्यू जीरो होती है, तो एक्स एम एन ये बेसल एक फाइनाइट वैल्यूज है जहां पर बेसल का एम ऑर्डर क्या होता है, जीरो होता है। तो मैं यहां से सीधा सा अर्थ है कि एस की वैल्यू आ गई एक्स एम एन अपॉन ए, और उसमें वैल्यू रख देंगे ई जेड इजकल टू वापिस क्या हो जाएगा अपने पास ए डैश बेसल फंक्शन एच आर, एस की जगह लिख देंगे एक्स एम एन अपॉन ए आर कोस एन फाइव डैश ए प्लस ई की पावर आईटा बीटा जी जेड ए माइनस आईटा जेड। तो अपन जेड के लिए अपन बीटा जी की वैल्यू और निकालना चाहते हैं। अब ई जेड को तो अपन वहां जेड बराबर जीरो पर नॉर्मल कंपोनेंट है, जो दोनों एंड्स के ऊपर शॉर्ट है वहां पर क्या है, जीरो कंपोनेंट है, जीरो है। लेकिन एंड के ऊपर शॉर्ट पर स्टैंडिंग वेव पैटर्न पर सारे कंपोनेंट ही जीरो होने चाहिए, तो वहां पर टेंजेंशियल के लिए अपन ई आर की वैल्यू निकालें इसमें। तो अपन जेड बराबर जीरो और जेड बराबर डी पर कंडीशन से अपन वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो पहले जेड बराबर जीरो करें तब अपनी वैल्यू क्या आएगी, और जेड बराबर डी करें तो इसकी वैल्यू बेटा जी की वैल्यू क्या आएगी। तो साइन फॉर्म में अपन इसको नोट करेंगे कि एट दूसरी बाउंड्री कंडीशन कि जेड बराबर जीरो एंड जेड बराबर डी आर आल्सो शॉर्ट एंड एट ई आर और ई फाइव आर जीरो, ठीक। तो ई जेड कंपोनेंट दे रखा है, आर कंपोनेंट तो डिफरेंशियल फॉर्म होगा उसका, तो डिफरेंशियल होगा तो केवल इसमें डिफरेंशियल में क्या चेंज होता है, एक माइनस सिंबल चेंज हो जाएगा और तो कांस्टेंट आएगा, जब बीटा आईटा बीटा जी, और यहां नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव, दोनों कॉमन आ जाएंगे बाहर। तो अपन जब इसमें वैल्यू रखेंगे जेड बराबर जीरो, तो ए प्लस और ए माइनस क्या रहेंगे, इक्वल, मतलब एट जेड बराबर जीरो कंडीशन से आ जाएगा ए प्लस माइनस, और जेड बराबर जीरो रखें तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस ए माइनस इजकल टू जीरो। यदि सर डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे तो इसके बाद में जेड बराबर जीरो रखेंगे, तो मतलब अपने पास ए प्लस इजकल टू ए माइनस आ गया, इजकल टू अपन ए भी लिख सकते हैं, कोई एम्पलीट्यूड है। तो फिर जेड बराबर डी पर, तो पहले अपन इन ए प्लस और ए माइनस पर ए रख दें, तो यहां से हटा दें इनको और कॉमन ले लें, क्या आ जाएगा, यहां कांस्टेंट आ गया। इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें, 2 कर लिया और 2 यहां डिवाइड दे दें, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर 2a और 2
क्या हो जाएगा, जो अब रिमेनिंग पार्ट है वो कोई फंक्शन बन गया अपने पास साइन कोसाइन में, वो किस में बना है, किसका, जो इमेजरी पार्ट है वो कैंसिल हो जाएगा, तो कोस प्लस आइटा साइन थीटा। तो मतलब आ गया 2a डैश बेसल फंक्शन xmn अपॉन AR कोस n फाइ डैश, ये हो जाएगा कोस बीटा जी जेड। फिर अपन इसका डिफरेंशियल फॉर्म करके ER के लिए, मतलब वापिस अभी जेड है, ER के लिए फिर जेड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन का कोस का साइन हो जाएगा, और फिर एट जेड बराबर डी, वो ER फिर जीरो होना चाहिए, तो मतलब साइन बीटा जी जेड शुड बी जीरो। तो मतलब बीटा जी जेड बराबर कोई mn तो ले लिया, तो p पाई, तो मतलब बीटा जी बराबर p पाई अपॉन जेड डी आएगा, जेड बराबर डी पर पाई अपॉन डी। तो h की वैल्यू निकाल लिए, बीटा जी निकाल लिए, बीटा जी मतलब आइटा बीटा बराबर गामा जी होता है। तो ये कंडीशन में रख के अपन इसकी रेजोनेट फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और यहां फंक्शन निकालेंगे। यहां मतलब मैं बीटा जी की वैल्यू क्या रख दूं, पाई एन अपॉन डी जेड, ठीक है। जहां अपन एम एन पी इसका कोई मोड डिफाइंड होगा, रेजोनेटर में 3 वेरिएबल आते हैं जो एम एन पी 101 11 अपन मोड डिफाइंड करते हैं, तो अपन उसके अकॉर्डिंग अपन कोई न्यूमेरिकल आता है तो अपने पास दिया जाता है TMN 101, तो MNP की वैल्यू दी जाती है वो, और उसके लिए अपन मोड की कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं, उसके लिए फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन अभी जैसे ER E अपन मैक्सवेल इक्वेशन को यूज करके निकाल सकते हैं। ये प्रोपेगेटिव फैक्टर्स वेव का फंक्शन इनके साथ हमेशा आता है, आइटा ओमेगा टी प्लस माइनस आइटा अपन क्या यूज कर रहे हैं, बीटा जी जेड, कि वेव इक्वेशन तो है इसके साथ में, तो जेड डायरेक्शन में वेव के पैटर्न से बना है। ठीक है, तो मैं अभी 2 कंडीशंस जो पहले अपने एक एच स्क्वायर बराबर लिया था, मतलब गामा जी स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर माना था, तो ये देख लेना एक बार। ठीक है, तो मतलब यहां माइनस बीटा जी स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर लिख सकते हैं, आइटा बीटा होते हैं, तो मतलब माइनस गामा स्क्वायर इजकल टू एच का स्क्वायर प्लस बीटा जी का स्क्वायर लिख सकता हूं। अब एच की बीटा जी की गामा की वैल्यू रख दो, गामा स्क्वायर में माइनस होता है तो पॉजिटिव हो गया, ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन होता है इसका मान, माइनस तो माइनस पॉजिटिव हो गया। एच की वैल्यू अपन निकाल ली, एक्स एम एन अपॉन ए का स्क्वायर हो गया। बीटा जी की वैल्यू अपन ने निकाली, पी पाई, पी को इंटीजर है, अपॉन डी का स्क्वायर। तो यहां जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 अपॉन अंडूट म्यू एप्सिलॉन एक्स एम एन अपॉन ए का स्क्वायर प्लस पी पाई डी का स्क्वायर।
तो फ्रीक्वेंसी एफ बराबर 1/2 अंडरूट म्यू एप्सिलॉन एक्स एम एन अपॉन ए का स्क्वायर प्लस पी पाई अपॉन बी का स्क्वायर। ये रेजोनेट फ्रीक्वेंसी इन टीएम मोड फॉर सिलेंड्रिकल कैविटी रेजोनेटर। कैविटी रेजोनेटर के लिए टीएम मोड का रेजोनेट फ्रीक्वेंसी का एक्सपेंस, जहां न्यूमेरिकल में एक्स एम एन 1 2 3 पी दे दे, पी की वैल्यू दे दे, एम एन की वैल्यू दे दे, एक्स एम एन की वैल्यू भी वो फिक्स कॉम्बिनेशन आपको गिवन होगा, तो उसके लिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये कट ऑफ, ये फ्रीक्वेंसी है, ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चन में इसका जो हर्ट्ज है डायमेंशन आता है, रेडियन पर सेकंड आता है इसका। और यहां अपने पास अभी इजेट निकाल लिया, तो अदर फील्ड कंपोनेंट निकालने के लिए मैं आपको टैबलेट दे देता हूं कि अपन मैक्सवेल इक्वेशंस है, मैक्सवेल जो इक्वेशन है वो मैक्सवेल इक्वेशंस थर्ड और फोर्थ है, और थर्ड और फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन को अपन क्या करेंगे, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करके इजेट के टर्म में ई आर ई फाई की वैल्यू या इजेट की वैल्यू, ये कंपोनेंट की रिक्वायर्ड क्यों है अपन को, क्योंकि आगे में एक एक्सप्रेशन कि कैविटी रेजोनेटर के लिए, चाहे वो रेक्टेंगुलर कैविटी रेजोनेटर हो या सिलेंड्रिकल कैविटी रेजोनेटर हो, उसका क्वालिटी फैक्टर क्यू फाइंड आउट करना होता है। और वहां क्वालिटी फैक्टर क्यू फाइंड आउट करने के लिए अपन को उसके सारे रिमे फील्ड रिक्वायर्ड होते हैं, जिससे अपन उसको स्टोर एनर्जी और लॉस एनर्जी का एक्सप्रेशन ड्राइव कर सकें। क्योंकि स्टोर एनर्जी और लॉस एनर्जी के पार्ट के द्वारा ही अपन इंटीग्रेशन करके उसका क्वालिटी फैक्टर क्यू फाइंड आउट करेंगे, जो न्यूमेरिकल टाइप में भी आता है, और अपने पास एक एग्जांपल लेके इसको सोल्व भी करेंगे। तो इजेड फाइंड आउट हो गया, अदर कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, तो क्या यूज करना है आपको, यूजिंग using मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो अपने पास थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन है, डेल क्रॉस ई इजकल टू माइनस जे ओमेगा म्यू एच। लेकिन इसको रिप्रेजेंट किस में करना है, सिलेंड्रिकली कोऑर्डिनेट में। तो देखो यहां आर केप, आर फाई केप लिखेंगे, H1 H2 H3 1 होता है, डिफ्रेंसिएशन आर का आएगा, डेल फाई का आएगा, डेल जेड का आएगा। तीन कंपोनेंट ई के, ई आर, आर ई फाई और ई जेड। बस ये ध्यान रखना कि यहां पर अपने पास H1 H2 H3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में तो 1 1 1 होता है इसका मान, और यहां H1 H2 H3 आता है, यहां डिफरेंशियल ऑर्डर परफेक्ट आता है। तो इजकल टू माइनस जे ओमेगा म्यू, एच की वैल्यू क्या लिखेंगे, एच आर आर केप, एच पाई फाई केप, एच जेड के केप ने लिखे अपना, एच जेड केप लिखा था। अब क्या करोगे, आर केप का दोनों तरफ, आर केप कोएफिशिएंट का कंपैरिजन करके एक रिलेशन बनाएंगे।
फाई केप का कॉफिशिएंट करके दूसरा रिलेशन बनाएंगे, जेड केप का तीसरा, 3 रिलेशन आ जाएंगे ई आर ई फाई ई जेड का एच आर एच फाई एच जेड के रिलेशन में। ऐसा ही सिमिलरली रिलेशन अपन क्या करेंगे, फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन से ड्राइव करेंगे। तो इससे मैं आपको एक सैंपल सोल्व कर देता हूं। जो आर के में इसको मल्टीप्लाई करना है, तो डेल अपॉन डेल फाई ई जेड माइनस डेल अपॉन डेल जेड आर ई फाई, ये आर ई फाई, हाँ वैसे जेड पर इंडिपेंडेंट आर बाहर आ जाएगा। इस साइड में माइनस जे ओमेगा म्यू एच, जहां डेल अपॉन डेल जेड गामा जी फैक्ट में लिख के अपन इसका रिलेशन सिंप्लीफाइड कर लेंगे। फाई के पॉलिम देखना, फाई के पॉलिम में आर भी है, ध्यान रखना आर, फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा डेल ई आर अपॉन डेल जेड माइनस डेल अपॉन डेल आर ई जेड, ठीक है, इक्वल टू राइट साइड में जे ओमेगा म्यू एस, इसमें वही डेल अपॉन डेल गामा जी रख लेंगे। थर्ड जेड कैप में डेल अपॉन डेल आर ई फाई, ठीक है, माइनस दूसरा कंपोनेंट डेल अपॉन डेल फाई ई आर, राइट साइड में जो जेड कैप कंपोनेंट है माइनस जे ओमेगा म्यू एच जेड। ये थर्ड रिलेशन आ गया बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट आर केप, फाई केप एंड जेड केप। तो सिमिलरली यूज द फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन and again comparing the coefficients and get the relations between HR, H phi, Hz and ER, E phi, Ez। इनको जो इक्वेशंस रिलेशंस नाम देते हैं, इज फर्स्ट, इज सेकेंड, इज थर्ड। ओके, तो यूजिंग द फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन, यूजिंग फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन, डेल क्रॉस H इज इक्वल टू एप्सिलॉन जे ओमेगा E, लेकिन रिप्रेजेंट इन द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। तो कैसे करेंगे, वही सेम पार्ट सिलेंड्रिकल का, तो आर केप आर फाई केप और जेड केप, डेल अपॉन डेल आर, डेल अपॉन डेल फाई, डेल अपॉन डेल जेड, ई आर, आर ई फाई और ई जेड इजकल टू आइटा ओमेगा एप्सिलॉन। ई के तीनों कंपोनेंट लिख लें, सर इसमें H वाला कंपोनेंट है, एच आर एच फाई एच जेड, चाहे अपन सिंपलीफिकेशन जीरो ले सकते हैं, उसमें जीरो लिख सकते हैं। एच जेड कंपोनेंट टी मोड के अंदर जीरो होगा, अपन टी एम मोड एनालिसिस कर रहे हैं, तो यहां आ जाएगा ई आर आर केप, ई फाई फाई केप, ई जेड जेड केप। सेम, तो थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन के अंदर अपन ने जो यूज किया वही पार्ट कंपेयरिंग कर लें तीनों पार्टों का। तो जो आर केप वाला करेंगे तो जीरो डेल अपॉन डेल जेड आर एच फाई इजकल टू जे ओमेगा एप्सिलॉन ई आर, और डेल अपॉन डेल गामा जी फैक्ट लिख के आप इसको सोल्व कर सकते हो, या आइटा बीटा जी। दूसरा सेकंड रिलेशन आ जाएगा आर डेल एच आर अपॉन डेल जेड
दूसरा पार्ट 0, जे ओमेगा एप्सिलॉन ई फाई, बस थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन रिक्वायर्ड नहीं होती थर्ड रिलेशन की। ये इक्वेशन फोर्थ मान लो और ये फिफ्थ, और डेल अपॉन डेल दीजिए गामा जी रख दो, और फिर अपन इस टाइप से कि रिक्वायर्ड से अपन को एच आर है, तो अपन यहां इस लास्ट वाली इक्वेशन का भी कोई यूज नहीं होगा। फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ फिफ्थ इक्वेशन के अंदर अपन जैसे एक बार एच आर की वैल्यू निकालनी है, जैसे एच जेड तो गिवन है, ई फाई निकालना है, तो यहां पर क्या गया एच आर, तो उधर से एच आर की वैल्यू किसमें है, इसमें है, और वो ई फाई के टर्म में है। ये वैल्यू रख के पहले ई फाई निकाल लेंगे, और फिर ई फाई की वैल्यू यहां रख के एच आर निकाल लेंगे। ऐसे यहां से एच फाई की वैल्यू रख के पहले ई आर निकाल लेंगे, ई आर की वैल्यू रख के एस फाई, और अदर चार जो फील्ड रिमेनिंग है वो अपन EZ का फॉर्मूला जो ड्राइव कर दिया, उस EZ से अदर रिमेनिंग चार फील्ड निकालते हैं। एक फिफ्थ एजेट गिवन है 0 ऑलवेज इस मोड के अंदर, TM मोड में, तो पूरे फील्ड कंपोनेंट्स फाइंड आउट हो जाएंगे। इन फील्ड कंपोनेंट्स का यूज अपन क्वालिटी फैक्टर्स को फाइंड करने में तब करते हैं। तो अपन पास ये मेथड कई बार रिपीट हो चुका है, चाहे वेवगाइड में हो, रेजोनेटर में हो, या टी मोड हो, चाहे TM मोड हो, इस टाइप का एनालिसिस तो बार बार रिपीट है। तो इसको मैं इसलिए करा रहा हूं कि आपको रिपीटेशन में आने से हर कंसेप्ट हो जाए, बाद में इसको आप रिमेंबर कर लो, ताकि एग्जाम में कि बाय यूजिंग द थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन थोड़ा सा इक्वेशन लेके डायरेक्ट अपन EZ या ई फाई का फॉर्मूला लिख दें और उसमें रख के वैल्यूज को कैलकुलेशन कर लें। ठीक है, ये अपना किस मोड में एनालिसिस था, इसमें रेजोनेट फ्रीक्वेंसी, फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन, दो चीजें निकाल ली, डिफाइन कर दिया है। ऐसे TE मोड में जो सिलेंड्रिकल रेजोनेटर जो वेवगाइड है, जो सिलेंड्रिकल केविटी रेजोनेटर है, उसमें दो मोड एक्साइटेशन होते हैं, TM मोड और TE मोड। तो TM मोड का एनालिसिस स्टेप्स अपने सारे एक्सप्लेन कर दी, तो सिमिलरली TE मोड के लिए भी करनी है, जहां पर एक फैक्ट का ध्यान रखना है, क्या कि जो अपना एजेट है, पहले वाले में क्या था EZ, TM में EZ, TE मोड में करना है, EZ 0 रहेगा, AZ 0 नहीं होगा, तो AZ का वेव इक्वेशन कंपोनेंट बनेगा और वो सोल्व होगा और इसके फील्ड कंपोनेंट फाइंड आउट होंगे और कंडीशन से उसकी रेजोनेट फ्रीक्वेंसी का एक्सपेंशन होगा। ठीक है, तो TE मोड के लिए सिंपली टास्क में आपके बुक्स में इस जो स्टेप मैंने TM मोड के लिए अप्लाई की, पूरी रेगुलर वेवगाइड के लिए भी आपको अप्लाई करनी है। तो अब कल नेक्स्ट क्लास में आपको जो अपने पास रेजोनेट जो केविटी रेजोनेटर्स हैं, इनके एप्लीकेशंस मैंने बता दिया कि केविटी रेजोनेटर्स का एग्जांपल जो माइक्रोवेव सिग्नल्स के ऊपर सिग्नल्स एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को स्टोर करना होता है, मतलब इसके अंदर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर सिग्नल्स ऑसिलेट होते हैं, उनको अपन किसी मल्टी गाइडलाइन से, जो गाइडलाइन अपने पास वेवगाइड्स होती है, उनसे इनका कनेक्शन करते हैं। जैसे सिग्नल स्टोरेज, जैसे रिसीवर और ट्रांसमिटर एंटीना है, तो एंटीना ये भी क्या करते हैं, इसमें पर्टिकुलर रेजोनेटर पर फ्रीक्वेंसी आइसोलेटेड होती है, तो कोई सिग्नल जब रेजोनेट होता है तो उसमें कैप्च हो जाता है। तो अपने पास एक केविटी रेजोनेटर का एप्लीकेशन ब्रॉड रेंज पे, जैसे अपने सर्कुलर रेजोनेटर केविटी वेवगाइड में और रेक्टेंगुलर वेवगाइड में जो डिफरेंस है, वही इसका केविटी रेजोनेटर में भी डिफरेंस है। चाहे मैन्युफैक्चरिंग को बेस कर लें या मोड एक्साइटेशन को लें या इजिली फॉर्मेशन कपलिंग को लेकर लें। ठीक है, तो अपना एक्साइटेशन, कपलिंग और मैन्युफैक्चरिंग, इन सब चीजों के बेसिस पर इनका एक कंपैरिजन भी करते हैं कि अपना सर्कुलर केविटी रेजोनेटर या रेक्टेंगुलर रेजोनेटर केविटी में क्या डिफरेंस है। लेकिन कोई भी डिवाइस की आइडेंटिफिकेशन किस फैक्ट से होती है, चाहे इसको बनाने में ज्यादा टाइम लग जाए या कॉस्टली बन जाए या उसका कॉम्प्लिकेट फॉर्म हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट बात कौन सी होती है कि उसकी क्वालिटी। कोई भी इंस्ट्रूमेंट से या चाहे अपन ह्यूमन बॉडी से देख लें, किसी भी चीज का जो मेन फैक्ट जो एनालिसिस होता है वो क्या होता है, क्वालिटी। और अपन क्वालिटी से क्या मीनिंग है अपना इस वेवगाइड इंस्ट्रूमेंट से, वेवगाइड और रेजोनेटर से। अदरवाइज अपन हर चीज की क्वालिटी हर उसके वर्किंग जो फेनोमेना होता है उसके बेस पर डिफाइन करते हैं। जैसे टीचर है, काम करते टीचर की परफेक्शन से क्वालिटी नोट करते हैं।
कोई मान ले कि अपने पास ड्राइवर है तो ड्राइवर की जो स्पीड चलाने की परफॉर्मेंस है उसको नोट करते हैं। तो अपन वेव गाइड और रेजोनेटर की क्वालिटी फैक्टर से क्या मीनिंग है अपना, कि उसमें जो सिग्नल्स एक्साइटेड किए वो स्टोर है या जितने अपने एक्सटर्नली उसको दिए उतने स्टोर हो गए या लॉस हो गया। तो मेन रीजन ही अपने पास वेव गाइड में या हर टाइप के ऑपरेटिंग इंस्ट्रूमेंट डिवाइस में लॉसेस फैक्टर तो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और जिसका जितना लॉस कम होगा आउटपुट इनपुट का, हाँ कन्वर्जन करना इनका काम है, ट्रांसफर करना इनका काम है, लेकिन जितने सिग्नल अपने दिए उतने सिग्नल ट्रांसफर किए या इसने कुछ लॉस कर दिया, या आपने 100 सिग्नल दिया तो उसमें से कितने लॉस कर दिए, कितना ट्रांसफर कर दिया। तो इनका जो रेशियो होता है, ये जो फैक्ट होता है वो क्या होता है, इसका क्वालिटी से मीनिंग होता है। तो अपन रेजोनेटर केविटी और जो अपने पास वेव गाइड है, इन दोनों की क्वालिटी का मीनिंग है कि स्टोर के रेस्पेक्ट में लॉस कितना हुआ, या लॉस के रेस्पेक्ट में यहां रेशियो ऐसा नहीं कि लॉस अपॉन स्टोर, नहीं, स्टोर अपॉन लॉस। ये सिंपल सा मतलब क्वालिटी फैक्टर क्यू बराबर आपने ओमेगा इंटू स्टोर्ड एनर्जी एंड लॉस पर सेकेंड एनर्जी, और पावर लॉस ऊपर स्टोर एनर्जी ओमेगा से मल्टी, ओमेगा 2 पाई पॉइंट टी लिख देते हैं। तो अपन को ये स्टोर एनर्जी और लॉस एनर्जी को फाइंड करने के लिए इन फील्ड कंपोनेंट्स की रिक्वायर्ड होगी, जो वेक्टर पॉइंटिंग वेक्टर फेनोमेना के अंदर अपन नोट करते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूं ये फील्ड कंपोनेंट, हाँ कई बार डिस्ट्रीब्यूशन पूछ लिया जाता है, फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन, तो इन फील्ड कंपोनेंट की रिक्वायर्ड होगी, इसलिए अपन को क्या करना पड़ेंगे, इसको फाइंड करने पड़ेंगे। तो ये जो फील्ड कंपोनेंट फाइंड करने की जो प्रोसेस है, उससे अपन को आगे की एप्लीकेशन की एक तो क्वालिटी फैक्टर मेजर करना और इसका एक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ड्रॉ करना, इन दोनों के लिए सभी फील्ड कंपोनेंट की परपेक्टिव वैल्यू फाइंड करनी होगी। एक स्पेशली मोड और इजी हो जाएगा जब mn की वैल्यू दे देंगे, जैसे अपन को दे देंगे TE 101, तो इसका एनालिसिस और इजी हो जाएगा, क्यों MNP की वैल्यू दे दी तो अपन उसके लिए क्वालिटी फैक्टर काउंट कर रहे हैं तो वो भी इजी हो जाएगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं तो वो भी इजी एक्सपेंशन आ जाएगा, और डायमेंशन और देते हैं तो परफेक्टली पूरा काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से अपन यहां पर आगे कल रेजोनेटर जो केविटी दोनों टाइप के, रेक्टेंगुलर रेजोनेटर केविटी और सर्कुलर रेजोनेटर केविटी, दोनों में क्वालिटी फैक्टर का एक्सपेंशन करेंगे, और पीछे बैक ईयर में या से जो पॉसिबल न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं उनके बारे में मैं कल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक है, आज ही क्लास में इतना ही है। ओके, थैंक्स।